नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हैं अगेन गीता मैडम। आपने जो लास्ट टाइम हमारा देखा था वीडियो ऑन इंडिया चाइना इश्यूज़, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था और आप लोग ने पसंद भी किया उसको। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अवर शो। और आज जो मैं फिर से मैम के साथ आया हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना ईस्टर्न बॉर्डर पे। हम लोग ने काफ़ी डिस्कशन किया है कि भाई इंडिया चाइना बॉर्डर हमारा काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड ज़ोन है, एलएसी है पूरा, और दोनों की तरफ से डिफाइन नहीं है बॉर्डर। इंडिया कुछ और क्लेम करता है, चाइना कुछ और क्लेम करता है, तो एक्चुअली ये है क्या? बिकॉज़ अगर हम हमारी बॉर्डर नहीं समझेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये क्यों बार-बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और चाइना क्या चाहता है हमसे और हम क्या चाहते हैं चाइना से। तो उसके डिटेल में डिस्कशन करने के लिए मैम से आज हम बात करेंगे। सो मैडम, थैंक यू वेरी मच अगेन टू कमिंग टू माय शो। एंड आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे मैम। नमस्ते, नमस्ते टू योर व्यूअर्स। बहुत खुशी है मुझे दिनेश के साथ फिर से एक डिस्कशन करने में और टॉपिक ऐसा है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिस पे मैंने बहुत काम किया। हालांकि बहुत लोगों ने इस पे डिस्कशन किया है। मुझे लगता है कि दिनेश के चैनल से हम लोग कुछ ऐसा बता पाएंगे पब्लिक को जो शायद उनको नहीं पता है और उसमें कुछ इंटरेस्ट भी जागरूक होगा। यस मैम, होप फॉर द बेस्ट। मैम, तो हम स्टार्ट करते हैं मैम कि ये चाइना के बॉर्डर, चाइना और हम जनरली जो बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, कि इंडिया पाकिस्तान का हम्म, बॉर्डर बहुत कॉन्फ्लिक्टेड जोन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड जोन इन द वर्ल्ड है और काफ़ी फ्रेजाइल है, हम्म, दोनों तरफ से क्लेम्स आते रहते हैं। लेकिन हम हमारा इंडिया चाइना बॉर्डर भी उतना ही फ्रेजाइल है, जिसके बारे में लोग हम्म, बहुत कम बात करते हैं इंडिया में। बिकॉज मोर और लेस हम बोले कि कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं वहाँ पे, फायरिंग वायरिंग हुई नहीं जितना ये इंडिया पाकिस्तान के साथ होता है, इसीलिए काफ़ी टाइम तक थोड़ा शांत रहा, इसलिए हमारा वहाँ पे ध्यान नहीं जाता। लेकिन अब आफ्टर गलवान लोगों में इंटरेस्ट आने लगा, क्या हम्म, एक्चुअली एक चाइना के साथ हमारा क्या है और दोनों सुपर पावर टाइप है कि बड़ी पावर है दोनों। तो मैम, आप अगर हमें बताना चाहें कि हिस्टोरिकल क्या है फैक्ट्स इसके और ये कैसे ये इश्यूज बने इंडिया चाइना बॉर्डर के, स्पेशली ईस्टर्न साइड में, क्योंकि हम सेवन सिस्टर को तो पहले भूल ही गए थे, अभी थोड़ा हम लोग हम्म, डिस्कशन में लाए हैं। तो एक्चुअली मैम, क्या है वहाँ का व्यू और किस हिसाब से वहाँ की ज्योग्राफी है और वो चाइना क्यों क्लेम करता है अरुणाचल को? तो हम्म। आप उसमें कुछ देखिए, बताना आपने चाहें मैम। बहुत सही बोला। अ, आपने ये बात बहुत सही बोली कि भाई भारत पाकिस्तान के जब रिश्तों की बात करते हैं तो हम बॉर्डर की बात करते हैं और हमें लगता है कि ये एक बॉर्डर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत चीन के बॉर्डर की जब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे जो हमारी सीमा है उसमें इतना द्वेद नहीं है, इतना इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये वो करके लोगों को ऐसे ही लगता है। तो जब हम भारत चीन की बात करते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पे इतना फायरिंग नहीं हो रहा तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत पाकिस्तान जो है दुश्मन है और उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप दूसरी तरह से देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान का जो एलएसी है वो एक तरह से डिफाइंड है। तो हमें मालूम है कि कहाँ पे हमारा बॉर्डर आता है। लेकिन अगर आप चीन की बात करें तो ये भी डिफाइंड नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होता है कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमारा बॉर्डर कहाँ है। हम कहीं तक क्लेम करते हैं जो कि चीन की टेरिटरी तक आता है उनके हिसाब से, और चीन जो क्लेम करता है वो इंडियन टेरिटरी में आता है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है, ये जो गैप है हम दोनों के अंडरस्टैंडिंग में, उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल आती है। अब आप लोगों ने बोला कि भाई भारत और पाकिस्तान में तो हम लोगों का फायरिंग होता रहता है और चीन के साथ तो हमारा लड़ाई उतना है नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 62 वॉर एक तो बहुत बड़ा मेजर वॉर हुआ है हमारा चीन के साथ। उससे पहले ये कंटिन्यूअस फायरिंग ही होता था। ठीक है। 62 के बाद तो हम लोगों के पूरे रिलेशन खत्म हो गए। और अगर आप इंडिया में अभी भी आर्मी से रिलेटेड किन्हीं भी लोगों से बात करेंगे तो उनमें ये जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग वो हार गए थे, वो जो एक मतलब दुख है, वो जो एक हमारा लॉस है उस टेरिटरी को जो हम छोड़े हैं, वो एक बहुत बड़ा है। लेकिन हम लोगों ने 62 से लेकर ऑलमोस्ट लेट सेवेंटीज आप सोच लीजिए, तब तक हम लोगों के कोई रिश्ते रहे ही नहीं। तो एक बिल्कुल स्टेलमेट टाइप था, कोई कनेक्शन नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा उनसे बातचीत शुरू किया, फिर से हम लोगों ने बॉर्डर के कुछ नेगोशिएशंस किए और कुछ एग्रीमेंट साइन हुए। उसमें 93, 96, 2030 इस टाइप से हम लोगों ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन किए, जिसमें हम लोगों ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अपनाए। ओके। उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के चलते जो है हम लोगों में थोड़ा सा मतलब एक स्टेबिलिटी आ गया था। ये नहीं कि हम लोगों के बॉर्डर में मतलब छोटे मोटे झगड़े नहीं हो रहे थे, लेकिन वेपन्स का यूज करना, यानी कि
बंदूक चला के दूसरे को मारना, ये सब बंद हो गया था। लेकिन छोटी-मोटी लड़ाइयाँ फिर भी होती रहती थी और ये चलती रही हैं, ओके? 2013 एग्रीमेंट्स के बाद भी हम लोगों ने देखा है बहुत सारे ऐसे छोटी-छोटी जगहों पे, कभी वेस्टर्न सेक्टर में, कभी ईस्टर्न सेक्टर में, कभी तवांग की साइड में, कभी चुमिग्यात्से ये वो, इन सब जगहों पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे हैं हिस्ट्री में 62 के बाद भी। लेकिन 2017 से अगर आप देखेंगे, तो एक बहुत बड़ा चेंज आया है जिसमें कि हम लोगों का पहले तो एक भूटान की टेरिटरी को लेकर विवाद हुआ चीन के साथ। उसके बाद जो है आप 2020 अभी जो हुँ। बात कर रहे हैं, गालवान तो का डोकलाम इंसिडेंट, में हुआ था वो एक 2017 में? हाँ, हाँ, 2017 में ढोकलाम का हुआ था, भूटान की टेरिटरी का लेके। उसके बाद जो है ये गालवान को जो हुआ है 2020 में, ये बहुत बड़ा हुआ है और इसमें क्या हुआ है कि इतने सालों बाद मतलब 62 में बहुत सारे लोगों की जान गई थी। उसके बाद अब जाके जो है हमारे 20 जो जवान हैं वो शहीद हुए। और चीन ये बोलता है कि उनके 4 मरे हैं, लेकिन ठीक है उनके 4 मरे होंगे अगर वो ऑफ़िशियली ये बोलना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं कि उनके 4 ही मरे होंगे। लेकिन हमारे 20 जवान जो हैं वो शहीद हुए। ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। हालाँकि अभी भी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है, उससे मरे हैं, लेकिन ये जो शहीद हुए हैं, इससे जो है एक फिर से लोगों में ये बात आई है कि चीन क्या हमारा दोस्त है या नहीं है? ये हमारा मुद्दा क्या है कि अभी तक इतने सालों में हम लोगों का सॉल्व क्यों नहीं हुआ? बॉर्डर का प्रॉब्लम क्या है? यहाँ से हमारे बॉर्डर की प्रॉब्लम्स को फिर से हम लोग रिविजिट कर रहे हैं, फिर से एक समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में ये चलते हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे वो आप जैसे बोले हैं हम लोग सिर्फ ईस्टर्न सेक्टर पे बात करें। तो अब ईस्टर्न सेक्टर की अगर हम बात करें, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है क्योंकि बॉर्डर जैसे मैंने आपको बताया कि एलएसी जो है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, वो अभी तक डिफाइन नहीं है। बॉर्डर डिफाइन तो बहुत बड़ी बात होती है। बॉर्डर डिलिनेशन जो है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइन होने के बाद का एक पहलू है, ओके? जिसको हम लोग बोलते हैं डिलिनेशन। एग्जैक्ट लाइन मतलब जिस एक तरह से इंटरनेशनल बाउंड्री बना दिया कि इसके बाद उनका है टेरिटरी, इसके बाद हमारा है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो होता है, एक थोड़ा-सा ब्रॉडर एरिया होता है, कुछ किलोमीटर्स का एरिया होता है। उसको हम लोग थोड़ा-सा डिफाइन कर देंगे कि भई मोटा-मोटी ये जो रीजन है आपके उसमें आएगा, ये जो काउंटी है या विलेज है ये हमारे इसमें आएगा, वो मोटा-मोटी भी नहीं हुआ है। ठीक है? ईस्टर्न सेक्टर की स्पेशली बात करें, तो जितनी भी हमारी कोर कमांडर्स अब अभी जो है अक्टूबर में आपने देखा है 23 अक्टूबर को हमारी 25 अक्टूबर को हमारी 23rd कोर कमांडर्स मीट हुई है, ठीक है? उसके अलावा हमारी डब्ल्यूएमसीसी की मीटिंग्स हुई हैं। पहले हमारी जॉइंट वर्किंग क ग्रुप थी, उसके बाद हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स बन गए 2012 में। तो उसके बाद से हम जी। लोगों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग्स भी हुई हैं। लेकिन इन सब मीटिंग्स के चलते भी यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स जो कि मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ टॉक्स हुए, उसके चलते भी हम लोगों ने कोई ऐसे मैप एक्सचेंज नहीं किए हैं, जिससे चीन का क्या क्लेम है, चीन क्या बोलता है कि ये कितना एरिया, कितना टेरिटरी जो है ये मेरा होगा और भारत का कितना टेरिटरी होगा। ये मैप्स अभी ईस्टर्न सेक्टर में एक्सचेंज नहीं हुआ, मिडल सेक्टर में थोड़ा बहुत हुआ है, ठीक है? तो ईस्टर्न सेक्टर में ऐसा कोई मैप एक्सचेंज नहीं हुआ है दोनों की तरफ से। तो इसलिए क्या है कि ये जो क्लेम्स हैं, ये क्लेम्स में कोई एक सहमति नहीं आ रही कि हम ये मान लें कि चलिए जी इतना रीजन जो है हम एक एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि भाई चलिए ये हमारा जो झगड़ा है इसको हम एक कुछ सहमति पे हम आ जाएं कि चलिए ये आपका क्लेम है ये मेरा क्लेम है इतना मैं छोड़ता हूँ इतना आप छोड़िए करके इस टाइप से नहीं। ठीक है, पहली बात तो हमको ये समझनी। दूसरी बात ये मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ है? सबको मालूम है कि ब्रिटिश इंडिया की एक लेगेसी जो है उन्होंने ये छोड़ी है, उससे हम लोगों की सारी कॉम्प्लिकेशंस आई है। अब क्यों ब्रिटिश इंडिया की उससे कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, इसके लिए ईस्टर्न सेक्टर में एक मैकमोहन लाइन बोली जाती है, ठीक है? ये जो मैकमोहन लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है जिसके चलते सारे विवाद को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। अब मैकमोहन लाइन जो है ये 1913-1914 के बीच में बनाई गई। हुआ ये कि ब्रिटिश राज था हमारे यहाँ पे, ठीक है? तो ब्रिटिश राज ने जब अपनी टेरिटरी को डिफाइन किया, उस टाइम पे उन्होंने चीन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव तब यहाँ पे चाइना में एक पेइयांग गवर्नमेंट की रूल था, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ चाइना। आज की डेट में हम उसको गवर्नमेंट ऑफ चाइना ही बोलते हैं, लेकिन वो उस टाइम पे पेइयांग गवर्नमेंट था, ये कम्युनिस्ट रूल नहीं था, मतलब sun Yat-sen का रूल था, ठीक है?
उस रूल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो, और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो पेयांग गवर्नमेंट के थे उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव थे, ओके, छनीफान मेन थे, और उसके अलावा हमारे पास मतलब एक और थे, उनका नाम था वांग हाइफिंग करके, ठीक है। छनीफान और वांग हाइफिंग 2 रिप्रेजेंटेटिव थे। एक शास्त्रा करके टिबेटन रिप्रेजेंटेटिव था, उसके साथ-साथ 5-6 उनके एसोसिएट्स थे टिबेटन लोकल गवर्नमेंट के, और ये 3 मेजर जी। मोनेस्ट्रीज जो हैं तिब्बत की, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है? और ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव 2 थे, मैकमोहन हेनरी जिनको हम बोलते हैं, और उनके एक डेप्यूटी, ठीक है? तो इन सब ने बैठ के एक शिमला कन्वेंशन किया, शिमला कॉन्फ्रेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, 1913 से शुरू हुआ, कई महीनों तक चला, तो 1914 तक, इसीलिए हम बोलते हैं 1913 से 1914 तक। उन लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें इस चीज को ये लोग डिस्कस करना चाहते थे। अब इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं लोगों के समझने के लिए, कि जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में 2 मुद्दे सबसे ज्यादा प्रमुख थे। एक ये कि चीन, जो कि मैं पेयांग गवर्नमेंट आपको बोल रही हूँ, चाइनीज गवर्नमेंट, और तिब्बत जो ल्हासा खाशा था, उनके बीच की टेरिटरी जिसको हम इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत कहते हैं, उसका डेफिनेशन होना था, उसका डिवीजन होना था, जो कि आज की नजर से अगर हम देखें तो वो चीन के अंदर का है, ठीक है? तिब्बत और मैडम मैं मैप तिब्बत दिखा दूं? ऑटोनॉमस। हाँ, मैप दिखा दीजिए आप प्लीज। उस डिवीजन में 2 मुद्दे प्रमुख थे, एक तो इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत का डिवीजन, जो कि चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पेयांग गवर्नमेंट और खाशाग ल्हासा खाशाग जो था, उनके बीच का जो टेरिटरी था उसको डिफाइन करना था। और दूसरा मुद्दा था कि तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया जो था, उनके बीच की जो जो बॉर्डर है उसको डिफाइन कर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जब डेफिनेशन करना था, तो चीन का जो रिप्रेजेंटेटिव था छनीफान, इन लोगों ने जो भी डिस्कशन किया उसमें मेन मुद्दा उनका अपना इंटरनल मुद्दा था, जिसको हम लोग इनर तिब्बत आउटर तिब्बत बोलते हैं, ठीक है। वो एक मेन मुद्दा था जिसके ऊपर सहमति नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों साइड्स जो हैं, भारत ये तिब्बतन की साइड और जो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव थे, दोनों अपने मैक्सिमलिस्ट क्लेम्स को प्रपोज कर रहे थे अपने ड्राफ्ट्स में, और जो मैप्स लेके आए थे, और उस मैप में ऑलमोस्ट 1600 स्क्वायर किलोमीटर का गैप आ रहा था, ओके। उस गैप के ओके, चलते इन लोगों ओके। में कोई सहमति नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये मुद्दा इनका, मतलब जो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव था, ये उनके आपस के मुद्दे थे, जिसके ऊपर हम लोगों ने शिमला कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश इंडिया जो एक मीडिएटर का काम कर रहा था उस टाइम पे, मैकमोहन जो है एक मीडिएटर का काम कर रहा था, और उनकी एक ये जो लड़ाई थी उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब सॉरी। दूसरा मुद्दा आता है भारत और तिब्बत का, ठीक है। अब भारत और तिब्बत का जब मुद्दा आता है, तो उसमें क्या है कि एक सहमति बनती है, एक ड्राफ्ट जब प्रपोजल आता है, उसपे सब लोग साइन करते हैं, ठीक है। चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी साइन किया, तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी साइन किया, और जो ब्रिटिश इंडिया के थे उन्होंने भी साइन किया, और एक सहमति बनाई कि ये हमारा बॉर्डर होगा, जिसको बाद में हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं, जो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो वाटरशेड प्रिंसिपल के हिसाब से आता है, ठीक है। अब क्या है कि जब छनीफान ये साइन करके वापस जाते हैं, तो जो उस टाइम पे पेयांग गवर्नमेंट थी, यानी कि केएमटी का रूल था उस टाइम पे, कोमिंगतांग गवर्नमेंट बोलते हैं उसको, कोमिंगतांग कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, तो कोमिंगतांग रूलिंग पार्टी थी। उनका जो हेड है वो उसको बोलते हैं कि भाई आपने ये साइन कैसे कर दिया, और इसके चलते वहां पे जो पब्लिक है उसमें बहुत ज्यादा आक्रोश आता है, पब्लिक मीडिया में ये सब बातें आने लग जाती हैं कि भाई हमने जो है अपनी टेरिटरी दे दी ब्रिटिश इंडिया को, और इन्होंने साइन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उस पब्लिक आउटरीच के चलते क्या होता है कि छनी पान को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप इस डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली साइन नहीं करेंगे, और वो वापस आके बोलते हैं कि हमने जो ये साइन किया है ना, ये हमारा ये एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने किया था ये ड्राफ्ट है, और हम इसको फाइनली नहीं मानते, हमारी गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करती। जबकि आप देखेंगे कि 1913-1914 के टाइम पे तिब्बत एक सोवरेन स्टेट की तरह था, इंडिपेंडेंट था, ठीक है।
और चीन जो है सिर्फ उस पे अपना कंट्रोल, उसकी टेरिटरीज को, मैंने आप बोला ना इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत, उसकी अपनी टेरिटरीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा था कि भाई इतना तक हमारा कंट्रोल है, कि इनर तिब्बत आपका अलग का रूल होगा, हमारा इतने में रूल होगा। ओके, तिब्बत ने जो हमारे भारत के साथ साइन किया, उसमें अगर देखा जाए तो एक तरह से चाइना का कोई डायरेक्ट रोल नहीं था। लेकिन आज की डेट में जब हम ये बात जाके कम्युनिस्ट रूल जो आज का है, यानी कि 1949 में जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया, उस चीन की जो गवर्नमेंट है, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उससे जब हम बात किए, तो वो लोग ये कहते हैं कि क्योंकि 59 के बाद आपको मालूम है कि तिब्बत मर्ज हो गया चीन में, तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो तो ड्राफ्ट तो पहली बात हम मानते नहीं, ये जो 1913 1914 में हुआ था, ये सब जो है ये नल एंड वॉइड है, ये कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने तो उसी टाइम पे मना कर दिया था कि हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते। ओके, उसके अलावा दो मुद्दे और आए। एक आया कि 1906 में, यानी कि 1906 में एंग्लो रशियन एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि जिस एग्रीमेंट के चलते उन लोगों ने ये बोला था कि भाई हम लोगों का जो तिब्बत का मुद्दा है, दो एग्रीमेंट आप याद कर लीजिए, एक तो 1906 का, एक 1907 का, कि इन दोनों एग्रीमेंट के चलते, और ये थे एंग्लो चाइनीज एग्रीमेंट और एंग्लो रशियन एग्रीमेंट, okay? इन ट्रीटी के चलते ये हो रहा था कि वो लोग बोले थे उस एग्रीमेंट के हिसाब से तिब्बत में ब्रिटिश जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते, ओके, और चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव जरूर होगा कोई भी एक मसले को सॉल्व करने के लिए, और तिब्बत की जो टेरिटरी है उसको ब्रिटिश इंडिया जो है एनेक्स नहीं करेगा। तो इसलिए अब आज की डेट में चीन ये बोलता है कि वो दोनों एग्रीमेंट्स जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया ने वॉयलेट कर दिए 1913 और 14 में, जो इन्होंने मैकमोहन में ये जो शिमला एग्रीमेंट के चलते जो एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, ये जो है ये पूरी कॉम्प्लिकेशंस वहां से शुरू हुई। तो आज तो की डेट मैम में मैं चीन ने इसमें एक मैं इसमें एक समराइज करना चाहता हूँ दर्शकों के लिए कि हम्म, हमारा 1913 एंड 14 में चाइना ब्रिटेन ब्रिटिश इंडिया चाइना एंड तिब्बत का एक एग्रीमेंट साइन होना था, जिससे बॉर्डर डिफाइन होनी थी। चाइना ने एग्री हम्म, कर लिया यहाँ पे इंडिया में, लेकिन चाइना जो प्राइम मिनिस्टर था उसको प्रोटेस्ट फेस करना पड़ा, इसलिए वो अपनी बात से मुकर गया वहाँ पे। और प्राइम मिनिस्टर वो रिप्रेजेंटेटिव बोलिए रेफरेंस उसको। रिप्रेजेंटेटिव, और फिर वो रेफरेंस देते हैं, आज के टाइम में वो रेफरेंस देते हैं 1906 एंड 1907 का, कि ब्रिटिश इंडिया ने हम्म, ऑलरेडी वायलेट किया जो ये लोग एग्री करने वाले थे 1913 1940 में, और इंडिया में कर चुके थे जो ड्राफ्ट को। हम्म, तो वहाँ पे हम्म, ये कॉम्प्लिकेशंस पूरा इस तरह से स्टार्ट हो जाता है कि भाई दोनों के कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। और ये इसीलिए हम्म, करते हैं आई थिंक मैम कि वो तभी बना लेते कि भाई तिब्बत हमारा हिस्सा है, तो इसमें हम अगर वहाँ पे एग्री कर जाते तो तिब्बत चाइना से अलग हो जाएगा वहीं पे। तो यही उनकी हम्म। सोच थी चाइना की मैम? हाँ, देखिए, तिब्बत का कंट्रोल उस टाइम पे, जैसे मैंने बोला कि चाइना का उस टाइम पे कंट्रोल तिब्बत पे नहीं था। तिब्बत एक इंडिपेंडेंट था स्टेट, ठीक है? तो आज की डेट में जब वो लोग बात करते हैं, क्योंकि आज तो उन्होंने पूरा कंट्रोल कर रखा है तिब्बत को, तो जब वो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, उस टाइम का जो तिब्बत था, क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा ये चल रहा था कि वो सुजरेन स्टेट है, ब्रिटिश इंडिया उसको सुजरेन स्टेट मानने की कोशिश कर रहा था ना, तो वो बोलते हैं कि सुजरेनिटी नहीं थी, हमारी सोवरेनिटी थी तिब्बत के ऊपर, और तिब्बत पे हमारा ही कंट्रोल था, वो हमारा सदियों से चला आ रहा है, ठीक है? तो ये क्लेम के चलते तिब्बत का अपना कोई राइट नहीं था इसको, इस एग्रीमेंट को साइन करने का। लेकिन अब आप इसमें देखिए कॉम्प्लिकेशंस कहां से शुरू होती हैं। अगर हम मान भी लेते हैं कि तिब्बत इंडिपेंडेंट नहीं था, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं हिस्ट्री के हिसाब से, अगर हम 1% ये मान भी लेते हैं कि तिब्बत इंडिपेंडेंट नहीं था, वो अपनी तरफ से साइन नहीं कर सकता था, तो भी तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव के साथ चीनी रिप्रेजेंटेटिव तो बैठे थे, ठीक है ना? आपने ड्राफ्ट ड्राफ्ट एग्रीमेंट साइन किया था। और दूसरी बात, अगर हमारे यहाँ से कोई भी एक लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है, जब वो मेन रिप्रेजेंटेटिव जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव उसके साथ बैठ के कोई चीज के डिस्कशन करता है, ठीक है, तो उस डिस्कशन में आप सेंट्रल गवर्नमेंट ये तो नहीं बोल सकते कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो था उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमने उसको कोई प्लेनिपोटेंशियरी जो था उसकी डिस्कशन की कोई वैल्यू नहीं है, आज आप उसको कैसे बोल सकते? तो ये सारे मुद्दे जो हैं, जब चीन उस चीज से पीछे हट जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस में आ जाए, क्योंकि आज वो ये बोल देते हैं कि वो तो केएमटी ने किया,
और केएमटी ने भी उस टाइम पे ये मना कर दिया, हम लोग तो कभी माने ही नहीं कि तिब्बत का ये जो टेरिटरीज हैं ये आपकी टेरिटरीज हैं। और कुछ हद तक अगर देखें तो टिबेटन्स का भी जो ये कॉम्प्लिकेशंस आ गया कि भाई तिब्बत का कंट्रोल किसका है, यू नो, टिबेटन चाइना के अंडर था या नहीं था, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो ये हिस्टोरिकल एग्रीमेंट साइन हो रखे हैं। अगर आप उनको बोलते हैं कि आज हम ये हिस्टोरिकल एग्रीमेंट नहीं मानते, तो आप उससे पुराने टाइम पे जाएंगे, है ना। 1913 की अगर आप नहीं मानते तो उससे पहले के टाइम पे जाएंगे। उसके पहले के टाइम पे भी अगर आप देखें तो चाइना के मैप्स क्लियरली वही टेरिटरी शो कर रहे हैं जो 1954 में भारत ने अपने मैप में टेरिटरी शो करी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उन मैप्स को अगर आप निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं छिंग गवर्नमेंट के, 1911 से पहले छिंग गवर्नमेंट थी वहां पे, छिंग डायनेस्टी जिसकी बात करते हैं, उसके मैप्स भी जी, अगर आप निकालेंगे तो ट्रेडिशनल और कस्टमरी बाउंड्रीज जो थी उस टाइम के मैप्स की, वो हमारे 1954 के भारत ने जो मैप निकाला, नेहरू के टाइम पे जो मैप निकाला, उससे बिल्कुल क्लियरली मैच कर। तो फिर स्पेशली ईस्टर्न सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, वेस्टर्न की नहीं कर रही हूँ, वेस्टर्न में थोड़ा सा अनडिमार्केटेड था, ठीक है। तो ईस्टर्न सेक्टर में वही टेरिटरीज आती हैं। तो फिर अगर आज की डेट में अगर चीन ये बोलता है कि हम उसको तब भी नहीं मानते हैं, आप हिस्ट्री भी नहीं मानते हैं, आप इन एग्रीमेंट्स को भी नहीं मानते हैं, और आप नई तरीके से आप उनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो मुश्किल आती है। अब क्या है कि 1959 के बाद जो नेगोशिएशंस हुई नेहरू और चौवन लाई के बीच में, तो नेहरू जी ने अपने लेटर में क्लियरली इस चीज का मेंशन किया कि हमने 54 में जो मैप बनाया है, 1954 में जो हमने अपना भारत का नक्शा बनाया है, उसमें जो हम टेरिटरीज दिखा रहे हैं वो एक तो ईस्टर्न सेक्टर में पूरा वाटरशेड प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, नियरली ओके ऑलमोस्ट वाटरशेड प्रिंसिपल को, और जी, मैकमोहन लाइन जो बनी थी उस एग्रीमेंट के तहत हमारी जो टेरिटरीज आती हैं उसके तहत पे आती है। लेकिन जो चौवन लाई जी हैं उन लोगों ने उनको कंप्लीटली नेगेट किया, बोला कि हम इसको नहीं मानते, और उसी की वजह से हमारा 1962 में फिर झगड़ा बढ़ा और वॉर हुआ। ये तो हो गया हिस्ट्री, ठीक जी, है। अब अब आप आगे चलेंगे तो आगे ये आएगा कि भाई आज की डेट में जब हम लोगों ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स भी बना दिए, डब्ल्यूएमसीसी यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन करके बनाए हैं, और उसके बाद हम लोगों ने ये क्या कहते हैं कोर कमांडर्स की मीट की है जो कि ऑन ग्राउंड स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस के लिए होती है। अब आज की डेट पे जब ये मुद्दा आता है, उसमें चीन ने एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की उठा के ले आए हैं, जो कि कभी हम लोगों की डिस्कशंस में नहीं रही। अगर आप इवन चौवन लाई और नेहरू की बात लेंगे, तो कहीं ना कहीं माओ तुंग ने ये एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी 59 में कि हम लोग एक यू नो गिव एंड टेक का कुछ अप्रोच बनाएंगे, जिसमें क्या है कि कुछ हम गन फ्री जोन बना देंगे, ओके। गन फ्री जोन को आज की डेट में वो डीमिलिटराइज जोन बोलते हैं, एक तरह का बफर जोन, ओके। वो डीमिलिटराइज जोन बना देंगे ईस्टर्न सेक्टर में, तो हम लोगों के जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। और वो लोग एग्री किए, क्योंकि 62 वॉर में ये सब हो गया था टेरिटरीज को लेने का, तो उन्होंने बोला कि हम 10-20 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे, ठीक है। और 81 में अगर आप देखेंगे तो चीन ने एक और प्रपोजल रखा कि हम लोग एक पैकेज डील में इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पैकेज डील का मतलब ये है कि ईस्टर्न सेक्टर में आप मैकमोहन लाइन के ऑलमोस्ट टेरिटरी तक आप ले लीजिए, और वेस्ट में जो है अक्साई चीन हम रख लेते हैं, ओके। अब इंडिया इस चीज को डिनाई किया, यानी कि 59 में भी हम लोगों ने कंप्लीट डीमिलिटराइज जोन नहीं बनाया, क्योंकि हमारे क्लेम्स काफी क्लियर थे ईस्टर्न सेक्टर में। मैंने जैसे आप लोगों को बता ही दिया। और दूसरी बात, 81 में जब आप पैकेज डील की बात किए तो उन्होंने बोला पैकेज डील तो हो ही नहीं सकता, अक्साई चीन तो हमारा ही पार्ट है, तो ये पैकेज डील कैसे हो सकता है। तो हम सेक्टर वाइज ही करेंगे, जो कि एक बहुत ही रैशनल और सेंसिबल एक डिस्कशन होता। तो आज भी हम लोगों का ऑब्वियसली। स्टैंड यही है कि हम सेक्टर वाइज करेंगे। तो हम सेक्टर वाइज आज जो डिस्कशन कर रहे हैं वो भी एक सेक्टर वाइज कर रहे हैं ईस्टर्न सेक्टर को लेकर। लेकिन आज की डेट में चाइना ने एक नया क्लेम उसमें ऐड कर दिया है, वो है तावांग, ओके। तवांग रीजन जो है, उस टाइम पे जो जो भी हमारी डिस्कशंस होती थी या 62 से पहले हुआ जो भी लड़ाई हुई, उसके बीच में ये तवांग एक मुद्दा नहीं था। लेकिन आज वो इसको बोलते हैं कि ये इंडिस्पेंसिबल है, यानी कि
हम तवांग को छोड़कर बात ही नहीं कर सकते। अगर आपको अक्साई चीन की बात करनी है और बोलते हैं कि अक्साई चीन हमारा है, तो तवांग जो है हमारा है, चीन का है मतलब। तो ये जो एक बड़ा मुद्दा आ गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, क्योंकि तवांग एक रीजन को वो टिबेटन रिलीजियस सेंटिमेंट से लिंक कर रहे हैं, दलाई लामा के बर्थ प्लेस से लिंक करते हैं, और उसमें चुम्मी गैत से एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जिसको वो लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस उससे मानते हैं। जैसे कि हम लोग हिमालयस की बात करें तो मानसरोवर यात्रा के लिए लोग जाते हैं ना, तो हम लोग बहुत बोलते हैं कि कैलाश ये जो मानसरोवर है, जी। हाँ, बिल्कुल, कैलाश मानसरोवर जो है ये हमारा रिलीजियस एक बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट जगह है, वैसे ही वो टिबेटन्स के लिए है। ठीक है, तो आज चाइनीज जब बात करते हैं स्पेशल ये कोर कमांडर्स की, तो उसमें ये लोग मुद्दा लाते हैं कि देखिए ये जो तवांग एरिया है, इस पे तो हम कोई नेगोशिएशन कर ही नहीं सकते, जबकि तवांग हमारे भारत का आज अभिन्न अंग है। ठीक है, तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है। और हुँ, दूसरी बात ये तो आती है कि भाई मैं मैम खाली मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये तवांग है, यहाँ पे बॉर्डर हाँ ये जी, भूटान के बॉर्डर पे। हुँ, बिल्कुल। हुँ, जी, प्लीज़। और उसके उसके साथ-साथ जो चीन, जैसे आपने शुरू में आपने ये बोला कि वो साउथ तिब्बत की बात करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अब इसमें एक अंडरस्टैंडिंग और निकालने की बहुत ज़रूरत है, अब सब लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि जब चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तो वो पूरे अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम नहीं कर रहा है। ओके, ये बहुत सारे लोग जब डिस्कशन करते हैं तो इसको क्लैरिफाई नहीं करते, तो मैं थोड़ा-सा क्लैरिफाई कर देती हूँ इसमें। चीन जब भी बोलता है तो वो बोलता है सदर्न तिब्बत। ओके, वो अरुणाचल प्रदेश पूरा नहीं बोलता है। अरुणाचल प्रदेश जो हमारी टेरिटरी है, वो कम से कम 81,424 स्क्वायर किलोमीटर की है। ओके, जिसको हम नेफा बोलते थे पहले। लेकिन चीन जब बोलता है कि हमारा सदर्न तिब्बत, तो जो उसका क्लेम है आज की डेट में, वो सिर्फ 67,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरा अरुणाचल प्रदेश नहीं है। वो है ऑलमोस्ट मैकमोहन लाइन से थोड़ा सदर्न में आके है, लेकिन 67,000 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज है। ठीक है, तो ये पूरा अरुणाचल प्रदेश पहली बात तो वो नहीं मांग रहे, लेकिन वो एक जो नॉर्दर्न एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, ओके, उस टेरिटरी को वो सदर्न तिब्बत का एक पार्ट मानते हैं, क्योंकि वो ग्रेटर तिब्बत जो पुराना रहा है उससे वो रिलेट करते हैं और उसको बोलते हैं कि ये टेरिटरी हमारी है, इसलिए जो है वो क्लेम उनका एक स्पेशल आता है। उसी में अभी आप लोगों ने देखा होगा इन्होंने नाम बदले हैं, यू नो बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी यस। लिस्ट है, अरुणाचल हुँ, हुँ, सारे जो है उन्होंने बदले, वो वही सदर्न तिब्बत का एरिया है, जिसके उन्होंने नाम जो है चाइनीज नाम दे दिया, उनको क्लेम अपना क्लेम बनाने के लिए कि ये हुँ, हमारा हुँ, क्लेम। हुँ, तो ये 2 मुद्दे जो बीच में आते हैं कि भई सदर्न तिब्बत कौन-सा एरिया वो लोग क्लेम कर रहे हैं और जो तवांग का एरिया वो लोग क्लेम कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीसरी इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए बॉर्डर्स इंटरनेशनली आप देखेंगे तो एक प्रिंसिपल पे डिफाइन होते हैं और वो प्रिंसिपल होता है वाटरशेड का प्रिंसिपल। ठीक है? क्योंकि भई ये पहाड़ी इलाके होते हैं ना, कभी वैली है, कभी पहाड़ हैं, इस टाइप से इलाके होते हैं। तो उसमें क्या है कि हम एक वाटर का जो बॉडी है, उसको एक तरीके का वो मान लेते हैं कि ये इस वाटर से जो है उधर का आपका हिस्सा हो जाएगा, इधर का हमारा हिस्सा हो जाएगा। और नेचुरल अगर बॉर्डर आप मान लिया रिवर को। नेचुरल बॉर्डर्स मान लेते हैं। और अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, मतलब किसी भी पुरानी हिस्ट्री तक आप चले जाइए, वैसे तो हम उतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं देख सकते क्योंकि मॉडर्न डेफिनेशन जब आप हुँ, बॉर्डर की कर रहे हैं तो आप कोई मतलब हजारों साल पीछे की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप उसमें भी चले जाएं तो टिबेटन्स जो हैं कभी हिमालय के इस पार आके उन्होंने कभी कंट्रोल नहीं किया। हिमालय को क्रॉस करना कभी भी आसान रहा ही नहीं। तो हिमालय के इधर का जो भी हिस्सा था, जिसको हम वाटरशेड से इधर का मानते हैं, वो सारा का सारा भारत का ही कंट्रोल है। चाहे वो ब्रिटिश इंडिया का आप कंट्रोल मान लिए, या उससे पहले का जो भारत की जितने भी किंगडम्स वगैरह रहे हैं, उनका ही कंट्रोल रहा है। तो वो भारत का हिस्सा है। टिबेटन्स यहाँ आके और टिबेटन्स ने हमेशा इस एरिया को, यानी कि जो ये रीजन है, इसको एक तरह से बहुत सेक्रेड बुद्धिस्ट का वो जन्मभूमि मानते हैं ना, बुद्धा की एक जन्मभूमि मानते हैं। तो यस, एक यस। बहुत सेक्रेड लैंड माना है उसको, मतलब उसको थिएंचू बोलते हैं टिबेटन्स। थिएंचू मतलब कि लैंड ऑफ द गॉड और समथिंग लाइक दैट। ठीक है,
तो एक सेक्रेड लैंड जिसे बोलते हैं, उस टाइप से वो लोग भारत को देखते हैं। तो वो ये हिमालय को क्रॉस करके इधर आए ही नहीं, तो हिमालय से इधर की टेरिटरी ऐसे कैसे उनकी हो सकती है ना? तो इस चीज पे जो है जब तक हम बात नहीं करेंगे और हम ये समझाएंगे नहीं चीनियों को कि भाई ये वाटरशेड का ही प्रिंसिपल आप अपना सकते हैं। ये नहीं आप कर सकते कि कहीं तो हमने माउंटेन का पीक ले लिया, कहीं तो हमने वाटर ले लिया, कहीं तो हमने एक वैली ले ली, कहीं तो हमने कुछ ले लिया अपनी मर्जी से कोई भी, क्योंकि कई रिजेस हैं जैसे सेला रिज और सेला पास की बात करते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहुत सारे आपके दर्शकों को वो छोटी-छोटी चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप रफली आप सोचिए तो आप ये नहीं कह सकते कि एक जगह मैंने एक हाइट पकड़ लिया, दूसरी जगह मैंने एक रिज पकड़ लिया, तीसरी जगह मैंने वो वाटर पकड़ लिया। इस तरह से आप डिवीजन नहीं कर सकते। तो इस चीजों के चलते जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। और अगर आपने आज की मतलब लेटेस्ट जो न्यूज़ जो भी लोग ट्रैक जी, करते हैं बॉर्डर के ऊपर, उसमें आप लोगों ने एक मेडोंग काउंटी का नाम सुना होगा जहाँ पे ब्रह्मपुत्र का डैम बनाने की वो कोशिश कर, ठीक है? तो ये भी ये जो अगर जब डैम बन जाएगा तो वही है कि आपने वाटर को कंट्रोल किया, उसके डाइवर्जन्स कर दिए, डैम बना दिया, वो वाटर को आपने हाइड्रो पावर के लिए यूज़ कर दिया, उसके डाइवर्जन्स कर दिए। तो वो जो टेरिटरी है, उसका क्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो फिर हम लोग अगर आज बोलेंगे कि चलिए ऐसा है कि ये मैडॉक जो है, ये मैकमोहन लाइन के उस पार पे आ रहा था कुछ पॉलिटिकल रीज़न्स के चक्कर में। तो उस टाइप से मैकमोहन ने किया था। आप इस टेरिटरी को थोड़ा-सा डिफाइन कर दीजिए। अगर आप उसको नहीं करेंगे, तो फिर वाटरशेड का प्रिंसिपल आप नहीं मान रहे, यानी कि जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जनरल प्रिंसिपल्स हैं, आप उसको नहीं मान रहे। आप नए कुछ प्रिंसिपल्स लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको टेरिटरी क्लेम चाहिए। जैसे कि आप मैंने आपको बताया कि तावांग हो गया। तावांग के साथ यादोंग एक छोटी-सी पूरे एक वैली टाइप एरिया है जहाँ से वो 1962 में भी लड़ाई के टाइम पे क्रॉस करते आए थे। कोना एक और रीजन है। ये सारे रीजन्स जो हैं, ये छोटी-छोटी वैलीज़ और पहाड़-वहाड़ हैं जिनसे 1962 में कुछ जब इन लोगों ने चीनियों ने हम पे हमला किया तो ये यहाँ तक आ चुके थे ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके थे, बॉमडीला पास वगैरह सब क्रॉस करके इस तरफ आ चुके थे। तो ये लोग आज कहते हैं कि हम वो सारी टेरिटरी जो है हमारी हो जाए। आप समझे? आप छोड़ चुके हैं, वो 20 किलोमीटर आप पीछे जा चुके हैं, जी, क्योंकि आप उसको सस्टेन जी, ही नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला कि बिल्कुल। हिमालय के इधर कभी वो आए ही नहीं, उस पे कंट्रोल जी, करके आप सस्टेन कर ही नहीं सकते अपना कंट्रोल। तो आज की डेट में वो बोलते हैं कि वो सारा हमारा हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत करेक्ट। नेगोशिएशन स्किल्स कि हम यहाँ पे इसमें ज़्यादा क्लेम करेंगे तो हम वेस्टर्न साइड में शायद कुछ है। निकाल एब्सोल्युटली, सके। जी, एब्सोल्युटली। तो इट्स जैसे चाइना इज़ प्लेइंग जी, 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 नहीं, नहीं, वही चाइना इज़ हाँ, प्लेइंग द ट्रिक। ये बिल्कुल आपने सही बात निकाली। आपको भी शायद आप गुजरात से हैं, आपने किसी बिज़नेसमैन से कभी बात की हो, जो चीन के साथ ट्रेड करते हैं, तो उनको ये मालूम होगी बात कि चाइनीज़ की एक साइकोलॉजी होती है कि वो जब ट्रेड करना शुरू करते हैं, किसी भी तरह का अगर नेगोशिएशन शुरू करते हैं, तो वो अपना क्लेम जो है ना 2 चीज़ें फालतू की रख लेते हैं। कि भई देखिए अगर आपने उनको मालूम है कि अगर हमने ये चीज़ ₹100 में खरीदनी है या बेचनी है, तो पहले से ही वो ₹200 उसका दाम बोल देंगे, क्योंकि आप जब नेगोशिएट करेंगे, तो आप 200 से कितना कम आ जाएँगे? आप 200 से 180 पे आ जाएँगे, 160 पे आ जाएँगे, 150 पे आ जाएँगे, ठीक है? एक्चुअल उसका कॉस्ट आप वो 100 पे कर सकते थे, लेकिन जब आप नेगोशिएशन पहले ही 200 बढ़ा दिया आपने, तो वो आप करते-करते 150 तक ही आएँगे। अब 150 में जाए तो इनको 100 के अलावा 50 फालतू मिल गया। यही चीज़ वो अपने इस टेरिटरी क्लेम पे कर रहे हैं कि भई हम आज तवांग पे भी क्लेम लगा दें। आज हम ये सारे जो अरुणाचल का सदर्न तिब्बत है, इस पे भी क्लेम लगा दें। तो कल को अगर भारत अगर ने हमारे साथ नेगोशिएट करेगा भी, तो वो बोलेगा चलो सदर्न तिब्बत छोड़ दिया तो कम से कम तवांग तो हम ले लें। तवांग अगर आपने छोड़ दिया तो कम से कम सदर्न तिब्बत की वो टेरिटरी हम 4 और ले लें। इस टाइप से। नहीं तो अगर यहाँ नहीं कुछ क्लेम कर सकते तो हम वेस्ट में कुछ ज़्यादा ले लें। ये नेगोशिएशन जी, जी, स्किल्स जो है ना चीन की, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली बहुत स्मार्ट मूव है। लेकिन भारत को इस चीज़ का सोचना पड़ेगा कि ये नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं, भारत भी इतने आराम से ये नहीं है कि अगर हम जब इसमें जाते हैं स्ट्रैटेजिक टॉक्स में, तो ये नहीं है कि चीन कुछ भी कर रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के भी बहुत अच्छे हाँ, नेगोशिएटर्स हैं, स्किल्स उनके बहुत अच्छे हैं। जी, तो वो लोग भी जब बैठते हैं, तो वो उनको समझाते हैं कि आप जिस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं, जब आपने एग्रीमेंट ही साइन कर रखा है, आज आप बोलते हैं कि वो एग्रीमेंट हमारा है ही नहीं, वैलिड ही नहीं है। उसके मैप्स उस टाइम पे डिटेल्ड मैप्स नहीं थे, ये तो तिब्बत ने कैसे कर दिया, तिब्बत तो है ही नहीं।
तिब्बत ने जो किया वो हम मानते ही नहीं है। तो हम भी फिर मानेंगे नहीं कि तिब्बत आपका पार्ट है भाई, तब से शुरू कर दीजिए। उस टाइम पे 59 से पहले तो करेक्ट। तिब्बत आपके कंट्रोल में नहीं था ना, फिर तो ये लड़ाई हो जाएगी। यस। फिर तो आप मतलब आप देखिए, वही बात मैं हमेशा कहती हूँ, आप नेगोशिएशन करने जब बैठते हैं, आपको एक टाइमलाइन, एक फ्रेम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सोचेंगे कि मैं 1700 में चली गई या मैं 1600 में चली गई, उस टाइम पे ये मेरी टेरिटरी थी, 1500 में ये मेरी टेरिटरी थी। ना, क्योंकि उस हिसाब से तो चीन उस टाइम पे टेरिटरी ऐसी थी नहीं जो आज की टेरिटरी। आप मॉडर्न पर चाइना डिवीजन ऐसा ऑफ करता भी है ना मैम, ड्यूरिंग द नेगोशिएशन चाइना ऐसा करता भी है ना कि कोई पुराना हिस्टोरियन ले आएगा कि हमारे ये साल में ये टाइम पे हमारा लैंड था तो अब हम इसको क्लेम कर सकते हैं। वही वही तो तवांग में हो रहा है ना। आपके दलाई लामा जी उस सदी में वहां पे उनका जन्म हुआ था, कौन से वाले मतलब वही बात आ गई ना कि आप कौन सी सदी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आप क्लेम करना शुरू करेंगे तो देखिए, चीन उस टाइम पे आज जो टेरिटरी चीन की है, जिसको आज वो सोवरेन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मान रहा है, इंक्लूडिंग मैं ऑटोनॉमस रीजन की बात कर रही हूँ, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन की, तो वो टेरिटरी, वो चीन की टेरिटरी तब नहीं थी। जी। ठीक है ना, वो तो डायनेस्टीज थी। अगर आप छिन डायनेस्टी, जबकि फर्स्ट यूनिफिकेशन चीन का हुआ था, उस टाइम की भी आप टेरिटरी ले लेंगे, तब भी चीन जो आज का चीन है वो नहीं था। उसमें हांगकांग पार्ट नहीं था, उसमें आपका ये जो मकाओ है वो पार्ट नहीं था। तो आप तो फिर वो टेरिटरीज भी छोड़ दीजिए ना। अब मानचूज वगैरह का टेरिटरी नहीं था, क्योंकि मानचू का एक और अलग टेरिटरी बना पड़ा था। बहुत सारे ऐसे क्लेम्स हैं, बहुत लोगों ने ऐसे मैप्स निकाल भी रखे हैं, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे टेरिटरीज आती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस कट ऑफ डेट से आपको शुरू करना पड़ेगा, कि जब आपका लिबरेशन, चीन उसको लिबरेशन बोलते हैं, हम अब उसको इंडिपेंडेंस बोलते हैं, 1947 और 1949 के बाद के जो डेवलपमेंट्स हैं, उसमें आपको कुछ एग्रीमेंट्स जो पहले से साइन हो रखे हैं, उसको बेसिस लेके तब आप नेगोशिएट करेंगे, और वो भी सेक्टर वाइज कि भाई ये टेरिटरीज हैं। और उसके लिए सबसे पहले, जैसे मैंने बोला शुरू से, कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है आपके क्लेम्स, पहले आप उसको मैप पे डिफाइन करेंगे, आप सामने रखेंगे कि ये मेरा क्लेम है, और मैं अपना क्लेम आपको दिखाऊंगा कि ये मैप में मेरा क्लेम है, तब आप उसको बैठ के कुछ नेगोशिएट कर सकते। आज की डेट में तो यही पता नहीं कि आपकी क्लेम क्या है, कभी आप तवांग अपना बोल देते हैं, कभी आप सदर्न तिब्बत अपना बोल देते हैं, और उसकी कोई बेसिस नहीं है। करेक्ट। ये तो नहीं आप बोल सकते कि तिब्बत का ग्रेटर तिब्बत था, तो ग्रेटर तिब्बत 16वीं शताब्दी में या 15वीं शताब्दी में तिब्बत ने यहाँ यहाँ रूल किया था। कल को आप बोलेंगे कि तिब्बत ने लद्दाख में रूल किया था उस जमाने में। ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे टेरिटरीज आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो आपको पहले अपना मैप लाके रखना पड़ेगा, जो कि आज की डेट तक वो नहीं लाए हैं। ओके। और इसीलिए मैं मतलब कुछ रिकमेंडेशन हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, कि वो चीज लाएंगे तब आप इसके बारे में नेगोशिएट कर सकते बट मैम इसमें अपने देखेंगे चाइना आई डोंट थिंक सो ला भी सकता है, क्योंकि चाइना में ऐसा है भी ना कि पहले तो वो डिफाइन नहीं करना चाहता बॉर्डर, क्योंकि एक वो उसका है ना हैं। बिल्कुल, ब्रिंकमैनशिप, कि वो थोड़ा थोड़ा आगे आके बिल्कुल। फिर थोड़ा पीछे जाता है, लेकिन उतने में वो जैसे 4 किलोमीटर आके 2 किलोमीटर पीछे जाएगा और 2 किलोमीटर ले लेगा। और ये बिल्कुल। एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि एक कम्युनिस्ट जो वहाँ की मेंटेलिटी है वो यही है। और वो लोग जब कम्युनिस्ट डे बनाते हैं तो पूरे वर्ल्ड पे वो कम्युनिस्ट का सिंबल बताते हैं। और ये हुँ, भी उनका मेंटेलिटी कि दे आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हुँ, कि सेंटर हुँ, ऑफ द वर्ल्ड या जो भी, बट वो अपने आप को इतना वो एक महान मानते हैं। तो अब वो सेटल करेंगे तो फिर ऐसा लगता है कि वो सेटल करना भी उनके लिए एक वो बोलते हैं कि हारी हुई बाजी है या फिर लॉस है। इसलिए हुँ, वो थोड़ा-थोड़ा पुश करते ही जाएँगे, और एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी आता है कि इंडिया इतना पावर है और उसको आज एशिया में उसको टक्कर दे रहा है चाइना को। तो अगर वो सेटल कर लेगा और सब कुछ सेटल होएगा तो फिर इंडिया का ग्रोथ बढ़ जाएगा, क्योंकि पीस आएगी और पीस टाइम में ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो हुँ। ये भी हो सकता है मैम। तो आपको क्या लगता है चाइना क्यों ऐसा कर रहा है, और क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में क्या हम सेटल हो सकते हैं कभी चाइना के साथ? देखिए, आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि चीन ये समझता है कि वो बहुत सुपीरियर है, उसका कल्चर बहुत सुपीरियर है, सिविलाइज़ेशन बहुत सुपीरियर है। लेकिन चीन को ये भी अच्छे से मालूम है कि अगर वो तिब्बत को भी अपना मानता है, ठीक है? भारत, मतलब वो बोलता है कि तिब्बत जो है मेरी टेरिटरी है और सदियों से मेरी टेरिटरी है।
तो तिब्बत ने ही वहां के टर्म्स रखे हैं, जैसे मैंने अभी बताया थिएंचू, सेक्रेड लैंड, यानी कि भारत जो है वो इतना सुपीरियर माना गया है हिस्टोरिकली, उसका सिविलाइजेशन इतना महान माना गया है, उसको तो वो डिनाई नहीं कर सकता ना। अगर चीन की सभ्यता बहुत ज्यादा अच्छी रही है, मैं उसको डिनाई नहीं करती, तो भारत की भी बहुत अच्छी रही है। भारत अपने आप में एक महान सिविलाइजेशन, महान एक कल्चर रहा है, जिसने मतलब ये बौद्ध धर्म को सिर्फ तिब्बत में नहीं, बहुत सारी अदर कंट्रीज जैसे कि मतलब आप इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, इन सब में भी फैलाया है। तो ये एक सभ्यता, तो ये भी उनको समझने की जरूरत पड़ेगी कि आप किस टाइप की सिविलाइजेशन से डील कर। तो दोनों महान सिविलाइजेशन, पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी। दूसरी बात जो आपने बोली कि वो ऐसा डिफाइन करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उससे क्या है कि भारत में पीस होगा, अपने रिसोर्सेज जो आज हमने बॉर्डर पे, आज की डेट में भी 50-60 हजार जो हमने ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉय कर रखे हैं, वो अगर हम वहां से हटाते हैं, उतना रिसोर्स हम लोगों का कॉस्ट लग रहा है भाई, उन सोल्जर्स के रहने का, कपड़े का, मतलब खाने का, आर्म्स एम्यूनिशन का, बहुत सारा जो खर्चे हो रहे हैं, वो खर्चे हम वहां पे ना करके अपनी इकोनॉमी पे, डेवलपमेंट पे, जो पुअर हैं उनकी वेलफेयर पे, इन सब चीजों में हम खर्चा कर सकते हैं। तो वो चीन नहीं चाहता कि हम जो है अपना ये जो फोकस है उसको अपनी डेवलपमेंट की तरफ लाए। ये बात बिल्कुल सही कही। तीसरी बात ये है कि जो आप ये पूछ रहे हैं कि कभी हम ये बॉर्डर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। देखिए आज की डेट में अगर आप नेगोशिएशंस देखेंगे, स्पेशली 2020 के बाद, ठीक है, उनको एक बात बहुत क्लियरली समझ आ चुकी है, स्पेशली हमारा जो ये एक्शंस हुए हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड का एक्शन हुआ है, इस टाइप से एक्शन से उनको समझ आ गया कि इंडिया किस टाइप से स्ट्रेटेजिकली और मिलिट्रीली उनको चैलेंज कर सकता है। और अगर आप लिटरली मतलब आप चाहते ही हैं कि युद्ध हो जाए, तो आप 62 को भूल जाइए। आज ये नया भारत खड़ा है और नया भारत जो है अलग तरीके से आपको चैलेंज कर सकता है, ठीक है। और अगर आप उसके बाद भी नेगोशिएशंस को देखें, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, नेगोशिएशंस की जो हुई है, जिसमें हमारी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स भी आज की डेट में हो चुकी हैं। अब ये 23rd राउंड ऑफ कोर कमांडर्स मीट भी हो चुका है, डब्ल्यूएमसीसी की मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। उसमें आप देखिए तो धीरे-धीरे हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। जो 2020 में स्टेलमेट हुआ था, मोदी गवर्नमेंट के चलते हम लोगों ने उनको एक क्लियर सिग्नल दिया, क्लियर इंडिकेशंस दिए और उनको फोर्स किया कि अगर आप बॉर्डर को पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की तरफ नहीं ले जाते हैं, तो हम लोगों की आगे नेगोशिएशंस नहीं हो सकती। इसीलिए आज की डेट में हम लोगों का सक्सेस क्या हुआ? पहली बात हम लोगों ने जो हम लोगों के एक्सट्रीम एस्केलेशन हो चुकी थी, उसको हम लोगों ने थोड़ा-सा डी-एस्केलेट किया। दूसरी बात हम लोगों ने ईस्टर्न सेक्टर में स्पेशली एस्कॉर्टेड ट्रूप्स के बारे में बात किया, एस्कॉर्टेड पेट्रोलिंग की बात करी है, ठीक है। तो हम लोगों के पेट्रोलिंग राइट्स दोबारा आए हैं, हम लोग एस्कॉर्ट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तीसरी बात हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने ये तय कर लिया कि हम लोग अर्ली हार्वेस्ट, एक आप वर्ड सुने होंगे, अर्ली हार्वेस्ट जो है बॉर्डर पे देखेंगे। हालांकि ये ईस्टर्न सेक्टर का नहीं है, हो सकता है कि सेंट्रल सेक्टर से शुरू होगा, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी नहीं है, बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं है, पहले उन जगहों के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें। और चौथी बात, हम लोगों ने कई जगहों पे बॉर्डर ट्रेड्स जो है खोल दिए। तो ये जो आप प्रोग्रेस देख रहे हैं, इससे आपको एक सिग्नल दिखेगा कि इंडिया ने आज मतलब भारत ने एक बहुत क्लियर इंडिकेशन चीन को दे दिया कि अगर आप बॉर्डर पे इस टाइप का एस्केलेशन रखेंगे, इस टाइप का टेंशन ही रखेंगे, तो किसी तरह का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। ना तो बॉर्डर ट्रेड चल सकता है, ना हमारा पीपल टू पीपल एक्सचेंज चल सकता है, इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन हमारे बढ़ ही नहीं सकते और पॉलिटिकल रिलेशंस भी हमारे खराब होंगे। तो धीरे-धीरे करके हम लोगों ने उनसे कई मुद्दे जो हैं बैठ के नेगोशिएट करके, हार्ड नेगोशिएशंस करके इनफैक्ट कई-कई घंटों के मतलब 11-11, 12-12 घंटे की नेगोशिएशंस हुई हैं कई मीटिंग्स में। हम लोगों ने कई मुद्दों को धीरे-धीरे रिज़ॉल्व किया है। ये मैं नहीं कह सकती कि पूरा ईस्टर्न सेक्टर जो है वो क्लियरली रिज़ॉल्व हो जाएगा, लेकिन मोदी जी का जो पहले मीटिंग्स हुए थे शी जिनपिंग के साथ, से लेकर अब जो रिसेंट एससीओ में जो थिएनचिन में जो यस। मीटिंग हुई है, काज़ान मीटिंग के बाद, उस मीटिंग तक ये क्लियरली बोल दिया कि हमें बॉर्डर को रिज़ॉल्व करने की डायरेक्शन में ले जाना है। दोनों पॉलिटिकल लीडर्स का ये विल है। और हो सकता है एक ब्रॉड कंसेंसस निकल के आए। कई जगह हम लोगों ने अभी बफर ज़ोन्स बना दिए, जैसे कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक हम लोगों ने बफर ज़ोन्स बनाए।
देपसंग देमचौक में भी कुछ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स की बात की। इस टाइप से हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं और अर्ली हार्वेस्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आप देखेंगे कि मतलब डायरेक्शन है रिज़ॉल्व करने का, एक वो आ गया, जो कि पहले नहीं था। मतलब अगर आप 2020 से पहले देखें, तो सब कुछ एक मतलब ब्रॉड फ्रेमवर्क्स तो हमने बना दिए थे। जी, अगर आप देखें जी, पॉलिटिकल पैरामीटर्स हम लोगों ने डिफाइन कर दिए थे, लेकिन उसका कुछ एंड रिजल्ट नहीं हो रहा, कुछ कंक्रीट नहीं हो रहा। आज वो कंक्रीट हो रहा है, इसलिए हम लोगों में थोड़ा-सा ऑप्टिमिज्म आ जाता है कि हो सकता है आज नहीं तो कल हम एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग को चाहे ज़बरदस्ती ही सही क्रिएट कर पाएँगे। चीन को ये एक करेक्ट। दबाव डाल पाएँगे कि हम लोग इसको थोड़ा-सा रिज़ॉल्व करें। नहीं, वो भी है और चीन की जो आँखें खुली है, स्पेशली जैसे अब 2020 में तो उसको हुआ बिल्कुल, कि भाई इंडिया ने इतना जल्दी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दिया, ये हुआ और स्पेशली अब एब्सोल्यूटली। ऑपरेशन सिंदूर भी, जब उसने देखा कि हुँ, उसी के मिसाइल, उसी के जेट इंडिया की जो मिसाइल्स है और इंडिया के जेट है, उसको ट्रैक नहीं कर पा रही है और फेल हो रही है। PL-15 तो यहाँ आके गिर गई, विदाउट हुँ, एनीथिंग पूरी के पूरी। तो उसको भी पता चला दैट बिल्कुल, इंडिया हैज़ सम पावर दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड राइट नाउ ईज़िली। जो उन्होंने 1962 में कर दिया वो कर दिया। नाउ चाइना का भी अब वो देखेंगे कि 1962 वाला भ्रम टूट गया पूरी तरह से, स्पेशली आफ्टर बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर। और इंडिया ने भी जो कहा कि भाई आप बोल रहे हो कि ट्रेड को अलग रखो, बॉर्डर को अलग रखो। वो जयशंकर जी ने एक मीटिंग में भी और एक हुँ, कॉन्फ्रेंस में भी बोला था दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम ट्रेड वैसे ही चलाते रहे और वहाँ पे हम बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। दैट बोथ द थिंग्स कैन नॉट हुँ, गो टुगेदर। एंड चाइना ट्रेड पे कितना सेंसिटिव एब्सोल्युटली। है वी ऑल। चाइना और आज के हुँ, टाइम में तो और ज़्यादा सेंसिटिव है जब यूएस का पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। एंड इंडिया इज़ अ बिग मार्केट। हुँ। तो हो सकता है दैट चाइना ये चीज़ में आए और एक इक्वालिटी हमारे यानी एक दोनों का कंसेंशन बने और हम एक फाइनल पॉइंट पे आए, होपफुली। देखिए, अगर आप ये देखेंगे 2017 में जो ढोकलाम वगैरह हुआ, उसके बाद 2020 तक, अगर आप चाइनीज़ सोशल मीडिया पे देखते, तो उनका एक पूरा नैरेटिव ये चल रहा था कि अरे! इंडिया को सावधान रहना चाहिए, भारत को हम 1962 दोबारा करके दिखा देंगे, याद दिला देंगे, ये दिला देंगे। मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो ना नेशनलिस्टिक उसमें जाके डोंट प्ले विथ पूरा अपना फायर। डोंट प्ले विद फायर आप 62 भूल गए हैं क्या? लेकिन जी, अब जी, जो है ना, ये ऑपरेशन सिंदूर वगैरह सब होने के बाद ऐसा कोई डिस्कशन वहाँ पे नहीं हो पाता। कोई बल्कि वो लोग बड़ा उससे बोल रहे हैं कि हम लोग तो भारत से मैत्री चाहते हैं, हम लोग अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते हैं। चाइना और इंडिया तो बहुत अच्छे मतलब चीन और भारत जो बहुत अच्छे-अच्छे सिविलाइजेशंस हैं, ओल्ड सिविलाइजेशन टाइज़ हैं हमारे। मतलब वो पूरे नैरेटिव से आपको समझ में आता है कि चीन जी, को समझ जी। आ गया है कि आप 62 को भूल जाइए और आज आप की रियलिटी में आ जाइए। अगर आपको लड़ना है तो फिर लड़ाई, फिर तो हमारे ट्रूप्स वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा ऊपर डिप्लॉय हो ही चुके थे। कर लीजिए सही। फिर लड़ाई। और अगर आप वो स्नो लेपर्ड का वो देखेंगे जिसमें हम लोगों ने हाइट्स को वो कर लिया था, उससे पहले तो वो नेगोशिएट करने को तैयार नहीं थे। तो आराम से नेगोशिएट किए ना उसके बाद। हाँ, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि मोदी गवर्नमेंट जी ने कुछ एक प्रेशर ऐसा बिल्ड करके उनको ये फ़ोर्स किया कि हमें ये रिज़ॉल्व करना ज़रूरी है। आप नहीं चाहते हम समझ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं, हमारी जनता चाहती है और दोनों के हित में है। जो आप विन-विन की चाइनीज़ बात करते हैं तो ये विन-विन है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मैम। जी मैम, सो थैंक यू वेरी मच मैम। आप ने ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि हमारे क्यों बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ और क्या इसके सॉल्यूशंस है और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम फँसी हुई है। तो मैम थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे दर्शकों को पूरा ये एक्सप्लेन किया और आपने पूरा डिटेल में समझाया है। दैट्स अ वेरी गुड पार्ट बिकॉज़ हम लोग को पूरा डिटेल में पता नहीं चलता है। जस्ट पता है कि हुँ। डिस्प्यूट है, पर क्यों है, क्या है, कहाँ पे है, तो वो डिटेल में जानना थोड़ा कम मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने पूरा ये डिटेल में एक्सप्लेन किया और आने के लिए मैम। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपके दर्शकों को भी जय हिंद एंड नमस्कार। अगर किसी को और कुछ समझना होगा तो हम लोगों के बहुत आर्टिकल वगैरह निकले हैं, उसको वो लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सारी निटी-ग्रिटीज़ हैं, जिसका मतलब हम लोगों ने अभी और भी नहीं किया, लेकिन ब्रॉडली मेरे ख्याल से आपके दर्शकों को समझ आया होगा कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं और आपका ये चैनल इससे भी बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान मिलेगा कि भई हम लोग किस चीज़ के बारे में, किस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं और क्या हो सकता है। करेक्ट, करेक्ट। एंड इफ यू रिक्वायर्ड गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें मैम का ये पूरा वो डिटेल में पीडीएफ है, तो जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है ईस्टर्न बॉर्डर का,
तो आप वो भी जाके डाउनलोड करके वो पूरा पढ़ सकते हैं, अगर आपको और कुछ जानना हो तो। मैडम ने ही पूरा वो उसमें एक्सप्लेन किया है। जी मैम। दिनेश जी, मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल मैंने जी, अकेले ने नहीं लिखा है। एक ओके, रितेश कुमार जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते हैं, उनके साथ मैंने ये आर्टिकल लिखा है, तो उनको भी ये रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो जस्ट मैं इसको बिल्कुल। मेंशन कर देती हूँ कि उनका बहुत जी। बड़ा सहयोग है इस आर्टिकल को छापने के लिए। जी, तो आप प्लीज़ उसको भी डाउनलोड करके वो पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा मैप वाइज़ बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है उसमें डिटेल के साथ एंड हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ, तो आप उसमें भी जाके वो चेक कर सकते हैं। सो होप सो दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि क्या हम एक्चुअली फेस कर रहे हैं और क्या हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। सो थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों। समझ